JCERT के DG स्कूल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7 के विज्ञान से चैप्टर 6 यानी कि श्वसन के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सीधे अपने वीडियो पर आते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7 के विज्ञान से चैप्टर 6 श्वसन के अभ्यास प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न को देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो इसमें से जो पहला प्रश्न होगा वह क्या है? अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित के जमा होने से दर्द होने लगता है। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो काम करने के बाद हमारे हाथ और पैर की पेशियों में कुछ चीज़ जमा होता है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। वह कौन सा चीज़ है जिसके जमा होने से हमें दर्द होता है? आपके सामने ऑप्शन है अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर है ख, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमारे हाथ और पैर की पेशियों में दर्द होने लगता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। आप देखिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। कितनी होती है? औसत श्वसन दर का मतलब हुआ कि 1 मिनट में हम कितनी बार श्वास लेते हैं। तो ऑप्शन है पहला 9 से 12 मिनट, दूसरा 15 से 18 मिनट, तीसरा 21 से 24 मिनट और चौथा यानी कि घ 30 से 33 मिनट। और इसका सही उत्तर है ख, 15 से 18 मिनट। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति जो होता है उसकी औसत श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है? और आपके सामने ऑप्शन है क फेफड़ा, ख आहार नाल, ग ट्रेकिया और घ डायाफ्राम। देखिए इसमें क फेफड़ा श्वसन अंग है, ख आहार नाल। आहार नाल जो है वह श्वसन का भाग नहीं है, श्वसन अंग नहीं है, बल्कि वह पाचन का अंग है। तो इसका मतलब ख इसका उत्तर होगा। इस पर हम लोग टिक लगा सकते हैं। ख हमारा सही आंसर है, आहार नाल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, सही और गलत कथन का चयन कीजिए। आपके सामने कुछ कथन दिए जाएंगे और इनमें से कौन सही कथन है उसके सामने हम सही कथन लिखेंगे और जो गलत कथन होगा उसके सामने हम गलत कथन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। भाई मछलियों में श्वसन के लिए तो फेफड़े नहीं होते हैं, मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स होते हैं। इसका मतलब ये जो कथन है यह कैसा कथन है? यह गलत कथन है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्वास का मतलब हुआ जब हम लोग ऑक्सीजन युक्त हवा अपने नाक से खींचकर अपने फेफड़ों में ले जाते हैं तो उस समय हमारा जो वक्ष गुहा होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। और यह कथन बिल्कुल सही है, तो हम क्या लिखेंगे? सही कथन। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। बिल्कुल नहीं, तो हम इसको गलत कथन लिखेंगे क्योंकि प्रश्वास में हम बाहर से ऑक्सीजन युक्त हवा खींचते हैं, न कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालते हैं। तो ये कथन गलत है, तो हम क्या करेंगे? गलत कथन लिखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला, चौथा, मनुष्य, गाय, भैंस में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। मनुष्य, गाय, भैंस में श्वसन गिल्स के द्वारा नहीं होता है, बल्कि मछली में गिल्स द्वारा श्वसन होता है। तो ये कथन गलत है, हम क्या लिखेंगे? गलत कथन। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, खंड अ में दिए गए शब्दों का खंड ब के साथ मिलान कीजिए। मतलब इसमें आपके सामने खंड अ और खंड ब दिए हुए हैं। खंड अ में कुछ शब्द लिखे हैं और खंड ब में भी कुछ शब्द लिखे हैं। हमें क्या करना है? इन शब्दों को आपस में मिलाना है। खंड अ में पहला है ईस्ट। तो अब देखिए खंड ब में केचुआ, अल्कोहल, वक्षगुहा, रंध्र और गिल। तो ईस्ट का संबंध किण्वन से होता है और उसमें अल्कोहल बनता है। तो हम लोग ईस्ट को किससे मिलाएंगे? अल्कोहल से। दूसरा है डायाफ्राम। डायाफ्राम श्वसन का अंग है और यह वक्षगुहा में होता है। तो हम लोग डायाफ्राम को किससे मिलाएंगे? वक्षगुहा से। उसके बाद है त्वचा। देखिए त्वचा किससे मिलेगा? केचुआ, रंध्र या गिल। तो केचुआ जो होता है
वह श्वास अपनी त्वचा से लेता है। उसकी त्वचा बहुत पतली होती है और गैसों का उसमें विनिमय हो सकता है। वातावरण से गैस शरीर के अंदर जाता है और उसी त्वचा के माध्यम से केंचुआ अपने शरीर के अंदर के गैस को बाहर भी निकालता है। तो त्वचा का संबंध किससे होगा? केंचुआ से। तो हम इसे केंचुआ से मिलाएंगे। फिर है मछली। तो मछली श्वास किससे लेती है? मछली में श्वास लेने के लिए फेफड़ा नहीं होता है, बल्कि उसमें गिल्स होते हैं, गिल होते हैं। तो मछली को किससे मिलाएंगे? गिल से। अब बच गया एक पत्तियां। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है जिसके सहायता से प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों को हम मिलाएंगे किससे? रंध्र से। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है कारण बताइए। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है। तो भाई इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका कारण क्या है कि जब कोई धावक दौड़ता है तो उस समय उसके शरीर को ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इसलिए धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है ताकि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा सके और ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। चौथा का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए जब हम लोग अत्यधिक धूल भरी हवाओं में श्वास लेते हैं तो धूल के कण हमारे नाक में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कण नाखूनों के बालों में अटक जाते हैं, जबकि कुछ कण बालों को पार करके उससे आगे निकल जाते हैं, जिससे नाखूनों में खुजलाहट होती है और हमें छींक आ जाती है। छींक आने से क्या होता है? अवांछित कण जो है वह नाक से बाहर निकल जाते हैं। तो यही कारण है कि जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है। ये चौथा प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न क्या है? अब देखिए पांचवा प्रश्न है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर बताइए। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन ये दो श्वसन के मुख्य प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में क्या समानता है। आप देखिए समानता, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में कुछ समानताएं हैं। जैसे दोनों ही प्रकार के श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, चाहे कोई भी श्वसन हो ऊर्जा तो मुक्त होगी। और दोनों ही प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वायवीय हो या अवायवीय, दोनों ही प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब दोनों में असमानताएं क्या है, यानी कि अंतर क्या है, उसे हम लोग देखते हैं। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, सबसे जो पहला अंतर है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और दूसरा जो अंतर है वह अंतर क्या है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और पूर्ण विखंडन होने से ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है और इस स्थिति में ग्लूकोज विखंडित होकर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा देता है। तो ये मुख्य रूप से दोनों में अंतर है। अब चलिए हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न कौन सा है? देखिए आप मेरे स्क्रीन पर, हमारा छठा प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। मनुष्य में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं? तो देखिए मनुष्य में श्वसन अंग कौन कौन से हैं। मनुष्य के श्वसन अंग जो है वो मुख्य रूप से नासाद्वार या नथुना, दूसरा नासा गुहा, तीसरा मुख गुहा, चौथा ग्रहणी, पांचवा श्वास नली, छठा फेफड़े, सातवां पसलियां और आठवां डायाफ्राम। यह मुख्य रूप से मनुष्य के श्वसन अंग है। लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य है वह है नासा गुहा, श्वास नली, फेफड़े, पसलियां और डायाफ्राम। और इन अंगों की सहायता से श्वसन किस प्रकार होता है थोड़ा हम लोग उसको भी एक बार देख लेते हैं। अभी आप देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर श्वसन अंगों का चित्र भी देख सकते हैं। मानव जब श्वास लेता है तब नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े में जाती है। फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी की परत जो डायाफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करती है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़ा वायु से भर जाती है। श्वास छोड़ने के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायाफ्राम
ऊपर की ओर अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। इस प्रकार श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना है। प्रश्न है 3 परखनलियां लीजिए, प्रत्येक का 3/4 भाग जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परखनली ए में घोंघा रखिए, परखनली बी में कोई जलीय पौधा रखिए तथा सी में घोंघा और जलीय पौधा दोनों को रखिए। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3 परखनली लेंगे। ये पहला परखनली हो गया, ये दूसरी परखनली हो गई और ये हो गई तीसरी परखनली। तीनों परखनलियों को हम नामांकित करेंगे ए, बी एवं सी से, और तीनों परखनलियों को 3/4 भाग जल से भर देंगे, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब पहली परखनली ए है, उसमें हम एक घोंघा को रखेंगे। घोंघा आप सभी जानते होंगे, इसको अंग्रेजी में स्नेल भी कहते हैं, और घोंघा का चित्र आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरे परखनली में हम एक जलीय पौधा को रखेंगे, जलीय पौधा जो जल के अंदर पाया जाता है। और तीसरे परखनली में हम दोनों को रखेंगे, मतलब जलीय पौधा भी रहेगा उसमें और घोंघा भी रहेगा इसमें, और कुछ देर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हमें यह पता करना है कि तीनों परखनलियों में से किस परखनली में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जमा होती है। तो 10 मिनट के बाद हम लोग क्या देखते हैं, अभी देखिए आप मेरे स्क्रीन पर जो पीला पीला डॉट दिख रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए पहला जो परखनली है ए, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है। ऐसा क्यों? तो देखिए घोंघा जो है वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वह जो भी गैस छोड़ेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। लेकिन दूसरे परखनली में जलीय पौधा जो होता है वह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो दूसरे परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होगी, क्योंकि वह अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेगा। और तीसरे परखनली में क्या होगा कि घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और उसी छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को जलीय पौधा ग्रहण करेगा, जबकि जलीय पौधा ऑक्सीजन छोड़ेगा और उसी छोड़े हुए ऑक्सीजन को घोंघा ग्रहण करेगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि पहले परखनली में केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है, इसलिए परखनली ए में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जमा होगी वह सबसे ज्यादा होगी। तो इसका जो 7 का उत्तर होगा वो क्या होगा, परखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? 8वां प्रश्न है वायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या है जब। अब यह कंडीशन है पहला कि जब यह पेशी में होता है, पेशी मतलब मांसपेशी, तो अवायवीय श्वसन जब मांसपेशी में होता है तो इससे कौन सा पदार्थ बनता है, इससे बनता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें दर्द भी महसूस होता है। 8 का दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है यह ईस्ट में होता है। अवायवीय श्वसन जब ईस्ट में होता है तब कौन सा पदार्थ बनता है, तब बनता है अल्कोहल। ठीक है, तो ये 8 का भी आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेते हैं। इसका कारण यह है कि जब हमें नींद आती है तो उस समय हमारा जो श्वसन का दर है वह काफी कम हो जाता है, जिससे फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही हम जम्हाई लेते हैं तो मुंह से हवा फेफड़ा में जाता है, जिससे उसकी ऑक्सीजन की जो जरूरत है वह पूरी हो जाती है। इसी कारण से नींद आने के समय हम जम्हाई लेने लगते हैं। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 2 हिस्सा है, वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है, तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन। आप सभी जानते हैं कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस जो है वही वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है। और इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है, तो श्वसन में ऑक्सीजन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑक्सीजन की सहायता से ही ग्लूकोज का विखंडन होता है और हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है।
तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को हल किया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।